नमस्कार। आज हम बात करेंगे शोल्डर डिसलोकेशन और उससे उसके बचाव और उसको रिहैब, और उसमें अगर सर्जिकल इंटरवेंशन है तो कब, क्यों और कैसे। तो हम स्टार्ट करते हैं। शोल्डर डिसलोकेशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। यंग लड़के जो खेलते हैं उनको भी शोल्डर डिसलोकेशन होता है, तो वो अक्सर इसको इग्नोर करते हैं। उनके ट्रेनर वहाँ पे बिठा देते हैं, थोड़ी सी ज़बरदस्ती करने से वो वहाँ की बोनी फ्रैगमेंट को इंजर्ड कर लेते हैं। तो इसकी एक सिंपल मैनूवर होती है। जैसे भी आपको शोल्डर डिसलोकेशन होता है, ये एक इमरजेंसी होती है। कोई भी जॉइंट डिसलोकेशन एक इमरजेंसी होती है। आपको जितनी जल्दी उसको रिड्यूस करेंगे, आपके वो जॉइंट को मरने नहीं देता, जिस आम भाषा में कहें, जिसमें एवीएन हम लोग बोलते हैं, एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने लगती है। अगर आपको 6 घंटे 7 घंटे आप उसको डिसलोकेटेड छोड़ देंगे तो वो चांसेस ज़्यादा हो जाता है उसके ख़राब होने का। तो जितनी जल्दी इसको पहुँचे, एक सिंपल सी मैनूवर है जो हम ओपीडी प्रोसीजर में हम बहुत सारे डिसलोकेशन को बैठे बैठे ही हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। तो इसको हम चाहते हैं आप लोग में अवेयरनेस हो। एक सिंपल मैनूवर से आप आराम से इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती से फील्ड में आप लोग ये करते हैं, इससे डैमेज होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। अब आते हैं, ये डिसलोकेशन हो तो सर्जिकल इंटरवेंशन। जनरली ये ट्रॉमेटिक होता है और ए ट्रॉमेटिक भी होता है। ए ट्रॉमेटिक में हम जनरली कहते हैं आप अपनी मसल्स, रोटेटर कफ जो मसल्स होती हैं, जिसमें कि सुप्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस मसल्स हैं, इनको हम मजबूत करते हैं। इनको मजबूत करने के लिए एक रिहैब प्रोटोकॉल होता है जिसमें हम आपको डालते हैं। और ए ट्रॉमेटिक जो होती हैं, जिनको हम मल्टी डायरेक्शनल कहते हैं, उसमें आपको रिहैब के ज़रिए से ये शोल्डर को हम मजबूत कर लेते हैं। अगर वो नहीं हो पाता वैसे फिजियोथेरेपी से और एक्सरसाइजेस से, तब हम इसमें एक एंटीरियर कैप्सुलोग्राफी करते हैं जो आर्थोस्कोपिक प्रोसीजर है। इसके बाद हम आपके कंधे को मजबूती दे देते हैं। दूसरी जो मोस्ट कॉमन है जो शोल्डर डिसलोकेशन, एक्यूट डिसलोकेशन, तो ये कब ऑपरेशन करें, ये डिपेंड करता है एज ऑफ द पेशेंट्स। अगर आप 25-30 से नीचे के हैं, एक सिंगल डिसलोकेशन को इग्नोर ना करें। इसमें बैंकार्ड सर्जरी, बहुत ही छोटी छेद से दूरबीन से सर्जरी, आर्थोस्कोपिक सर्जरीज होती है, जिसके हम थ्रू जा करके जहाँ पे बैंकार्ड लीजन है उसको असेस करने के बाद एमआरआई से उसको हम वापस उस पे एंकर करके ले आते हैं। दूसरी प्रोसीजर की अगर आप इसको इग्नोर करते हैं, 2-3 बार हो जाता, तब हम इसको रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर कहते हैं। तब आप खांसते हैं तब भी कांधा निकलता है। हम आपका असेसमेंट करते हैं। इस बार हम आपका बोनी बैंकार्ड कितना बड़ा साइज़ है उसके लिए सीटी स्कैन भी करते हैं, ऐड कर देते हैं एमआरआई के अलावा, और हम उस हिसाब से सर्जिकल इंटरवेंशन प्लान करते हैं। और इसमें हम लेटरजेट प्रोसीजर को भी चुनते हैं, ऐड ऑन करते हैं। लेटरजेट है जहाँ पे हम कोराकॉइड को लेते हैं। बाकी बहुत सारी प्रोसीजर है जहाँ हम दूसरी हड्डियों को, पेल्विस की हड्डियों को लेकर भी इसको ग्लिनॉइड को फिल करते हैं और आपको दोबारा उसी शोल्डर को वापस लाते हैं। किसी भी डिसलोकेशन के बाद, या तो पोस्ट ऑपरेटिव या क्लोज रिडक्शन के बाद, आपको 2-3 चीज़ें नहीं करनी होती हैं। ओवरहेड थ्रोइंग एक्टिविटीज़ 1.5 से 2 महीने तक ना करें और एक्सट्रीम एक्सटर्नल रोटेशन ना करें। ऑपरेशन के बाद आप जानना चाहेंगे कब आपको हाथ चलाना है। आप 1 से 2 दिन बाद अपना डीबल्किंग जैसे ही आपका हम करते हैं, दूरबीन की सर्जरी के बाद अगर ये होती है, तो हम आपको पेंडुलम एक्सरसाइजेस कराते हैं। तब भी आपको ओवरहेड थ्रोइंग एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं होता। फिर हम एक आर्म स्लिंग पाउच में आपके हाथ को रखते हैं। 1.5 महीने बाद आपके आर्म स्लिंग पाउच को निकाल कर, और आर्म स्लिंग पाउच रहते भी एल्बो की और बाकी जोड़ों की एक्सरसाइज करते रहें। हमारा लक्ष्य आपको एक स्वस्थ मजबूत शोल्डर देना होता है। तो हम इस चीज़ में हम चाहेंगे इसमें अर्ली इंटरवेंशन को आप बढ़ावा दें और डिसलोकेशन को इग्नोर नहीं करें कि चलो बैठ गया खींचतान के। उसको ज़रूर से जा कर के मेडिकल सलाह ले करके उसकी असेसमेंट करा कर, इवोल्यूशन करा कर आगे बढ़ें।